हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। सो डिमांड क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब होती है? जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए विलिंग हो एंड ही इज एबल टू परचेज द प्राइस। फॉर एग्जांपल, मेरे को आईफोन लेना है। अब आईफोन लेने के लिए मैं विलिंग हूँ, बट मेरे पास उतना प्राइस, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उसको बाय कर सकूँ। तो क्या वो डिमांड बनेगी? नहीं। डिमांड कब बनती है? जब कंज्यूमर विलिंग हो और एबल हो कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, यानी कि उसके पास इतना सफिशिएंट मनी भी होनी चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, बाय कर सके। यहाँ पे ए मीनिंग दिया हुआ है। द टर्म डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज। क्वांटिटी किसकी? गुड और सर्विसेज की, दैट बायर्स आर विलिंग, बायर विलिंग है एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, देन इट इज कॉल्ड द डिमांड। तभी वो क्या कहलाती है? हमारे पास डिमांड कहते हैं। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको वो घुमा फिरा के डिमांड का मीनिंग पूछता है, तो आपने ध्यान रखना है कि दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज विलिंगनेस एंड सेकंड इज एबल टू परचेज। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि किन किन फैक्टर पे डिमांड इफेक्ट करती है। फर्स्ट है मेरे पास प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी से डिमांड कैसे इफेक्ट होती है? अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? ज़्यादा, तो क्वांटिटी क्या होएगी? क्वांटिटी क्या करोगे आप? ज़्यादा डिमांड करोगे या कम? कम डिमांड करेंगे, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी डेली रूटीन का कोई भी प्रोडक्ट ले लो और उससे एसोसिएट करके देख लो ये, ठीक है। जिससे अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या करेंगे हम? इंक्रीज, ज़्यादा, हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है, आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आप उसकी डिमांड क्या करने लगते हो? कम। लेकिन अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs में ना यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो गुड्स आते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आता है और सब्सिट्यूट गुड्स आता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि सब्सिट्यूट गुड के केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका क्या रिलेशनशिप है? तो सब्सिट्यूट गुड के केस में रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी। मान लो जो टी है उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो आप कॉफ़ी की डिमांड क्या कर दोगे? इंक्रीज। क्योंकि टी के मुकाबले में कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया? कम होगा। कम होगा। अगर टी की प्राइस जो है वो फॉल्स हो गई, तो आप कॉफ़ी की डिमांड क्या करने लग जाओगे? कम। और किस पे स्विच कर जाओगे? टी पे। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। याद रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? हमारा पॉजिटिव। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, इंक एंड पेन। मान लो इंक का प्राइस कम हो गया, तो आप पेन की डिमांड क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे। और अगर इंक का प्राइस ज़्यादा हो गया तो आप पेन की डिमांड क्या कर दोगे? कम। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? आपने याद रखना है नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है। मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी बताती चल रही हूँ, ठीक है, तो सो दैट आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सबसे पहले तो आपका इसका मतलब पता होना चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कंज्यूमर स्पेंड करता है गुड्स और सर्विस बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम 10,000 है, पर उस 10,000 की 10,000 मेरी डिस्पोजल इनकम नहीं है। 10,000 में से जो मैं पैसे स्पेंड कर रही हूँ, क्या? गुड्स और सर्विस परचेज करने के लिए, वही क्या है मेरे पास? डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ 4,000 ही अपनी इनकम को स्पेंड करती हूँ गुड्स और सर्विसेज पे, तो 4,000 क्या हुई? मेरी डिस्पोजल इनकम। 10,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। मेरी डिस्पोजल इनकम कितनी है? ओनली 4,000। ठीक है जी। पढ़ती हैं, द परचेजिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर की। कंज्यूमर का क्या टेस्ट और प्रेफरेंस है? अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस गुड के लिए अच्छा है, अगर कंज्यूमर को उसको गुड लेने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा? हाई। लेकिन अगर टेस्ट और प्रेफरेंस लो है तो डिमांड क्या होगी? कम। ठीक है।
नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं फ्यूचर में, कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सोचता है। मान लो फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग, मान लो अभी किसी चीज़ का प्राइस कम है, लेकिन कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और भी कम जा सकता है, तो कंज्यूमर अब उसकी डिमांड करेगा नहीं। वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो कंज्यूमर को उसकी डिमांड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर प्राइस के बारे में देख रहे हैं, अगर फ्यूचर में और एक्सपेक्टेशन है कि इससे नीचे प्राइस जा सकता है, तो कंज्यूमर इस पे भी डिमांड नहीं करेगा। कंज्यूमर कब डिमांड करेगा, उसके फ्यूचर में। ठीक है जी। सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इतना हम नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपका सारा कवर अप हो जाए। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? वेरी सिंपल, अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं हमें? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं कि जो क्वांटिटी है, यानी कि जो कंज्यूमर विलिंग है बाय करने के लिए, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्राइस पे। सिर्फ प्राइस ही इफेक्ट करता है कंज्यूमर की किसी प्रोडक्ट को बाय करने के डिसीजन को या नहीं करने को। कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ क्या मानते हैं, कांस्टेंट। हमारी डिमांड किससे एसोसिएट होती है, ओनली प्राइस से। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। सिर्फ किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, प्राइस का, और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं देख रहे, ना ही टेस्ट का, ना ही प्रेफरेंस का, ना ही इनकम का, किसी चीज़ का नहीं, ना ही ग्रोस इलास्टिसिटी डिमांड का, किसी चीज़ का नहीं। सिर्फ डिमांड किससे इफेक्ट होएगी, प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है जी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द मस्ट बी द प्राइस दैट इज ऑफर्ड। देख, इसकी थोड़ी लैंग्वेज वो है। द लॉ ऑफ डिमांड से दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी चीज़ें क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइज द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड गुड बी, यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं, देखो, द प्राइस ऑफ गुड्स arises the quantity of demand of good will be fall. There is a inverse relationship। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम, प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड शेड्यूल में हम टेबल की वे से डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मैंने ए प्रोडक्ट की डिमांड, अगर 60 रुपये का प्राइस है तो मैं डिमांड 0 कर रही हूँ, अगर प्राइस कम हो गया तो मैंने डिमांड इंक्रीज कर दी। ये टेबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसकी, डिमांड के। डिमांड शेड्यूल्स आर टेबल शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड द बायर वुड वांट टू बाय। ठीक है। डिमांड कर्व कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिमांड कर्व हमारा ऑलवेज क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, देखो यहाँ से समझते हैं हम। देखो, जब प्राइस 50 था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 2। लेकिन जैसे ही प्राइस 60 हो गया, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर दी, 1। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मेरी डिमांड क्या हो रही है, 4। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, मेरी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो कौन कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार मार्क लगा के आप अपनी जहाँ पे नोट्स हैं, आप इसके डायग्राम भी बनाते चलो, सो दैट आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजम्पशन क्या है, वैसे तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है कि प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल। लेकिन कुछ अजम्पशन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। वो अजम्पशन क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास अजम्पशन जो है वो है नेसेसिटीज। मान लो सोल्ट, अगर सोल्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, करोगे। क्यों, क्योंकि सोल्ट के बिना, क्या बिना नमक के आप कोई भी सब्जी दाल खा सकते हो, नहीं। तो चाहे प्राइस कितना भी हो जाए, आपकी वो बेसिक नेसेसिटी है, आपकी वो ज़रूरत है, तो आप उसकी डिमांड करोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड नेसेसिटीज के केस में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैंने अभी आपको बताया था 4-5 मिनट पहले ही, तो आप रिवर्स करके वीडियो को एक बार सुन लो, सेम वही एक्सप्लेनेशन है, दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इरेशनल कंज्यूमर। इरेशनल कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर को समझदार कंज्यूमर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ही इमेच्योर कंज्यूमर है, उसको कुछ नहीं पता, वो इरेशनल है। अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो भी वो डिमांड क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होता है, जब कंज्यूमर रैशनल हो। इरेशनल कंज्यूमर पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता।
ठीक है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि प्राइस ज़्यादा है, मेरे को उसकी डिमांड नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी डिमांड करी जा रहा है, तो वो कैसा कंज्यूमर हुआ, इरेशनल हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, जब प्राइस में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, प्राइस में, अदर थिंग्स में कोई भी चेंज नहीं आता। प्राइस के कम और ज़्यादा होने से क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर मेरा प्राइस कम हुआ तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, और अगर मेरा प्राइस ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, प्राइस के चेंज होने से। यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है। एक तो था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अब है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब प्राइस का इफेक्ट नहीं देख रहे हम, अब हम क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, टेस्ट क्या है, प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूमर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि टेस्ट पे, जब हम कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, उसकी इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए डिमांड करते हैं। पर किसको ध्यान में नहीं रखते, प्राइस को, यानी कि यहाँ पे प्राइस को नहीं देखते हम, प्राइस को नहीं देखना, किसको देखना है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है। उस स्टेज में जब चेंज आता है तब क्या होता है, हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 101%। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, दिया पाएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो है ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उसको कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि उसका दूसरा नाम, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नेम क्या है, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड करो। और शिफ्ट इन डिमांड कब आता है, जब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो आपने सेकंड नेम भी इनके याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ना देके क्या दे देते हैं, वो मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कब, तो आपने याद रखना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर था मेरा थ्योरी ऑफ डिमांड वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में तो मैंने क्या पढ़ा कि डिमांड की डायरेक्शन पढ़ी कि प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हो, बट कितनी। मान लो प्राइस 10 रुपये बढ़ा तो डिमांड कितनी, यानी कि चेंज नहीं आपको पता चल रहा, चेंज कौन बताता है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। नोट्स में मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या लिखना है। फर्स्ट तो आपने डिमांड का मीनिंग लिखना है, सेकंड डिमांड कर्व बनाना है, थर्ड आपने लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, लॉ ऑफ डिमांड की जो मैंने अजम्पशन आपको बताई है वो लिखनी है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिफ्थ आपने लिखना है जो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मोमेंट अलोंग द डिमांड का। और 6 पॉइंट आपका आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, या फिर इसको कह सकते हैं हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब आता है, जब प्राइस में चेंज होता है, और शिफ्ट इन डिमांड कब आता है, जब प्राइस में ना चेंज होकर कंज्यूमर की टेस्ट में, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में, इनकम में, रिलेटेड गुड्स में, इनमें चेंज आता है। तो सिर्फ आपने इतना ही अपने नोट्स में लिखना है विद डायग्राम, और इसको 2-4 बार आप रिवाइज करते चलो, और 2 या 3 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स में यहीं से आपके बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।